इस सीरीज में हम हर एमसीयू मूवी को एक प्रॉपर टाइमलाइन के ऑर्डर में एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको पूरी एमसीयू स्टोरी एक कंटिन्यूअस फ्लो में समझ आए। और आज की मूवी सिर्फ एक मॉन्स्टर स्टोरी नहीं है। ये कहानी है एक आदमी की जो अपनी ही बॉडी में कैदी बन चुका है, और एक गवर्नमेंट की जो हर चीज को हथियार बनाना चाहती है। मार्वल का सबसे ट्रेजिक हीरो, द इनक्रेडिबल हल्क। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बेटी रॉस और ब्रूस बैनर ने कैप्टन अमेरिका प्रोजेक्ट से इंस्पायर्ड खुद पे एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसका गोल था गैमा रेडिएशन की मदद से सुपर सोल्जर्स बनाना। लेकिन एक्सपेरिमेंट गलत हो जाता है। ब्रूस की बॉडी उस रेडिएशन को हैंडल नहीं कर पाती, और वहीं से एक मॉन्स्टर पैदा होता है, हल्क। हल्क आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इस केओस में बेटी भी सीरियसली इंजर्ड हो जाती है, और इसी वजह से ब्रूस भाग जाता है, खुद से भी और दुनिया से भी। फिर स्टोरी शिफ्ट होती है ब्राजील के स्लम्स में, जहां ब्रूस एक नई पहचान के साथ छुपा हुआ है। एक ब्रिलियंट न्यूक्लियर फिजिसिस्ट जो अब फैक्ट्री वर्कर बन चुका है। वो मेडिटेशन करता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता है, हार्ट रेट मॉनिटर पहनता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसका हार्ट रेट 200 क्रॉस करेगा, वो एक मॉन्स्टर बन जाएगा। ब्रूस अपनी पावर को गिफ्ट नहीं मानता, वो इसे एक डिसीज की तरह मानता है। उसका गोल हीरो बनना नहीं है, उसका गोल नॉर्मल बनना है। उसने अपने रूम में एक काम चलाऊ केमिकल लैब बना रखी है। वो हर एक तरीका यूज कर रहा है जिससे वो फिर से नॉर्मल हो सके। ब्राजील में छुपते हुए भी ब्रूस कंप्लीटली अकेला नहीं है। इंटरनेट के थ्रू वो एक साइंटिस्ट से बात कर रहा होता है, जिसे वो सिर्फ मिस्टर ब्लू के नाम से जानता है। ब्रूस अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता, ना अपना नाम, ना अपना लोकेशन। वो इंक्रिप्टेड चैट और डिस्पोजेबल कनेक्शन यूज करता है, ताकि कोई डिजिटल ट्रेल ना बचे। ब्रूस अपने मेडिकल डेटा, ब्लड और गामा रीडिंग्स मिस्टर ब्लू को भेजता है, क्योंकि मिस्टर ब्लू गामा रेडिएशन पे काम कर रहा है। ब्रूस का मानना है अगर कोई इस कर्स का क्योर बना सकता है, तो वो यही अननोन साइंटिस्ट है। ब्रूस के लिए मिस्टर ब्लू कोई दोस्त नहीं, एक लास्ट होप है। ब्रूस ब्राजील में इसलिए छुपा हुआ है क्योंकि वो जानता है यूएस आर्मी उसे एक्टिवली ढूंढ रही है। ब्रूस अपने आप को बिल्कुल लो प्रोफाइल रखता है। कैश में पेमेंट, नो डिजिटल फुटप्रिंट, नो कांटेक्ट विद पास्ट लाइफ। पर एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल देती है। फैक्ट्री में काम करते वक्त ब्रूस के हाथ पर चोट लगती है, और उसका ब्लड फैक्ट्री के बॉटलिंग सिस्टम में मिक्स हो जाता है। वही बॉटल अमेरिका पहुंचती है। जब यूएस आर्मी के नेटवर्क को ब्रूस के ब्लड का गैमा सिग्नेचर मिलता है, जनरल रॉस को कंफर्म हो जाता है ब्रूस बैनर जिंदा है और ब्राजील में है। यहीं से मिलिट्री ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। सैटेलाइट सर्वेलेंस, फोन सिग्नल ट्रायंगुलेशन, लोकल एसेट्स। और ब्रूस को पता भी नहीं होता कि उसकी तलाश ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। यूएस आर्मी ब्रूस को ट्रैक कर लेती है। यहाँ हम जनरल थीडियस रॉस से मिलते हैं, एक मिलिट्री ऑफिसर जो हल को डिस्ट्रॉय नहीं, रेप्लिकेट करना चाहता है। यह आदमी ब्रूस की जान से ज्यादा हल की पावर में इंटरेस्टेड है। रॉस के लिए साइंस मतलब हथियार। ब्राजील में जब यूएस आर्मी ब्रूस को कॉर्नर कर लेती है, ब्रूस भागना चाहता है, फाइट नहीं। पर जैसे ही आर्मी उस पर अटैक करती है, उसका हार्ट रेट अनकंट्रोलेबल हो जाता है। डर, स्ट्रेस, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। और यही ट्रिगर होता है। ब्रूस का बॉडी स्ट्रक्चर वायलेंटली चेंज होने लगता है। बोन एक्सपांड होने लगते हैं, मसल गैमा एनर्जी से ओवरलोड हो जाता है। ब्रूस चला जाता है और हल्क बाहर आता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझनी जरूरी है। हल्क गुस्से से नहीं, हल्क डेंजर के रिस्पॉन्स से निकला था। फैक्ट्री पूरा बैटलफील्ड बन जाती है। हल्क आर्मी को ओवर पावर करता है। फैक्ट्री के बाद हल्क भाग जाता है और जंगल में बेहोश हो जाता है। जब ब्रूस को होश आता है, उसे समझ आ जाता है कि ब्राजील सेफ नहीं। यूएस आर्मी उसे ब्राजील में ही ढूंढ रही है। इसलिए ब्रूस एक ही डिसीजन लेता है, अमेरिका वापस लौटना। रीजन क्योर। अमेरिका में ही वो लोग हैं जो उसकी कंडीशन को समझते हैं, और वही बेटी रॉस भी है जो उसकी लास्ट होप बन सकती है। ब्रूस चुपचाप कंट्री लीव करता है और अपनी सबसे डेंजरस जर्नी स्टार्ट करता है, घर की तरफ। ब्राजील से निकलने के बाद ब्रूस अमेरिका आता है, लेकिन वो किसी इमोशनल होमकमिंग के लिए नहीं आता। ब्रूस वर्जीनिया जाता है। रीजन क्लियर, उसका पुराना रिसर्च डेटा और बेटी रॉस। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में उसके एक्सपेरिमेंट्स का डेटा स्टोर्ड है, वही डेटा जो उसके गैमा कंडीशन का क्योर निकालने में मदद कर सकता है। यहीं पर ब्रूस और बेटी रॉस की मुलाकात होती है। बेटी सिर्फ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है, वो एक साइंटिस्ट है जो ब्रूस के काम को समझती है, और जो उसे मॉन्स्टर नहीं, एक पेशेंट मानती है।
दोनों मिलकर क्योर पर काम शुरू करते हैं। ब्रूस का गोल क्लियर है, हल्क को कंट्रोल नहीं करना, हल्क को खत्म करना। इसी पैरेलल में स्टोरी मिलिट्री साइड पे शिफ्ट होती है। रॉस ब्लॉन्स्की को हल्क के बारे में बताता है, एक आदमी जो एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट के बाद लिविंग वेपन बन चुका है। रॉस का इंटरेस्ट साइंस में नहीं, रिजल्ट में है। वो ब्लॉन्स्की को बताता है कि अगर इस पावर को रेप्लिकेट किया जा सके तो आर्मी अनबीटेबल हो सकती है। ब्लॉन्स्की सिर्फ एक चीज सुनता है, पावर। उसको लगता है हल्क जैसे लोग बैटलफील्ड के फ्यूचर है और वो खुद उस फ्यूचर का हिस्सा बनना चाहता है। यहीं पे फिल्म का मेन कॉन्फ्लिक्ट सेट होता है, एक आदमी जो अपनी पावर से भाग रहा है और दूसरा जो उस पावर को चेस कर रहा है। वर्जीनिया में जब ब्रूस और बेटी क्योर पे काम कर रहे होते हैं, उसी वक्त मिलिट्री अपना नेक्स्ट मूव चलती है। जनरल रॉस ब्लॉन्स्की को एक एक्सपेरिमेंटल सुपर सोल्जर सीरम देता है। ये वही इनकम्प्लीट वर्जन है जो कैप्टन अमेरिका प्रोजेक्ट से रिलेटेड था। सीरम ब्लॉन्स्की को फास्ट बना देता है, स्ट्रांग बना देता है और एक चीज, कॉन्फिडेंट। पर साथ में उसकी एग्रेशन भी बढ़ जाती है। अब ब्लॉन्स्की सिर्फ सोल्जर नहीं रहा। इसी बीच आर्मी ब्रूस को ट्रैक कर लेती है। आर्मी लैब पे रेड करती है। ब्रूस भागना चाहता है पर ब्लॉन्स्की फाइट चाहता है। जैसे ही ब्लॉन्स्की ब्रूस को कॉर्नर करता है, ब्रूस का हार्ट रेट स्पाइक करता है और हल्क बाहर आता है। ये फाइट ड्रॉ है, नो स्ट्रैटेजी नो कंट्रोल। हल्क ब्लॉन्स्की को एक खिलौने की तरह उठा के पटक देता है। ब्लॉन्स्की जिंदा तो बचता है पर एक ब्रोकन बॉडी के साथ और एक बड़ी डिजायर के साथ। पावर इनफ नहीं थी, उसे और चाहिए, और यहीं से अबोमिनेशन का रास्ता शुरू होता है। वर्जीनिया वाली फ्लाइट के बाद ब्रूस और बेटी समझ जाते हैं कि यूनिवर्सिटी अब सेफ नहीं, इसलिए दोनों एक साइंटिस्ट की तरफ जाते हैं जो दूर से ब्रूस की मदद कर रहा था, डॉक्टर सैमुअल स्टर्न्स। ये वही आदमी है जिससे ब्रूस ऑनलाइन कांटेक्ट में था और जिससे ब्रूस मिस्टर ब्लू के नाम से जानता था। डॉक्टर सैमुअल का क्लेम सिंपल है, वो ब्रूस के गामा कंडीशन को क्योर निकाल सकता है। ब्रूस और बेटी उससे मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी पैरेलल में ब्लॉन्स्की के साथ एक शॉकिंग चीज होती है। सीरम के बाद जो इंजरीज किसी नॉर्मल इंसान को मार देती, ब्लॉन्स्की उससे अननेचुरली फास्ट रिकवर हो जाता है। उसका बॉडी अब नॉर्मल रूल्स फॉलो नहीं कर रहा और यहीं से उसका कॉन्फिडेंस ऑब्सेशन में बदल जाता है। उसी बीच यूएस आर्मी ब्रूस को दोबारा ट्रैक कर लेती है। कैसे? ब्रूस और डॉक्टर सैमुअल के बीच जो ईमेल्स एक्सचेंज हो रहे हैं, आर्मी उन्हें इंटरसेप्ट कर लेती है। जनरल रॉस को पता चल जाता है कि कोई मिस्टर ब्लू है जो ब्रूस के साथ गैमा एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। आर्मी डॉक्टर सैमुअल स्टर्न्स के बारे में जान जाती है और अब टारगेट सिर्फ ब्रूस नहीं, गैमा साइंस खुद। ब्रूस को लगता है वो क्योर के पास पहुंच रहा है, पर रियलिटी ये नहीं है। आर्मी हर कदम उसके पीछे है और जो अगला एक्सपेरिमेंट होने वाला है वो सब कुछ बिगाड़ने वाला है। आर्मी को डॉक्टर सैमुअल स्टर्न्स के बारे में पता चल चुका होता है, लेकिन ब्लॉन्स्की का फोकस कहीं और होता है। ब्लॉन्स्की को लगता है पहला सीरम इनफ नहीं था, इसलिए वो और ज्यादा डोज लेता है और अब उसके शरीर में विजिबल बदलाव शुरू हो जाते हैं। हड्डियां थोड़ी डिस्टॉर्टेड होने लगती है, मसल्स अननेचुरल तरीके से डेंस हो जाते हैं, उसकी स्पाइन अब बेंड होने लगती है। ये इवोल्यूशन नहीं है, ये म्यूटेशन है। ब्लॉन्स्की का बॉडी अब सोल्जर का नहीं रहा, वो हल्के जैसा बनना शुरू हो चुका है, लेकिन बिना कंट्रोल के। इसी वक्त ब्रूस और बेटी डॉक्टर सैमुअल स्टर्न्स के लैब में पहुंच जाते हैं। यहीं पे ब्रूस फाइनली मिस्टर ब्लू से मिलता है। डॉक्टर सैमुअल एक साइंटिस्ट है जो हल्क को प्रॉब्लम नहीं, अपॉर्चुनिटी मानता है। वो ब्रूस के ब्लड से गैमा रेडिएशन को सेपरेट करने का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है। ब्रूस को लगता है यही उसका क्योर है। एक्सपेरिमेंट के दौरान ब्रूस को एक स्पेशल चेयर में बांधा जाता है ताकि अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो सिचुएशन कंट्रोल में रहे। गैमा एक्सट्रैक्शन शुरू होता है। कुछ टाइम के लिए लगता है एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है। ब्रूस नॉर्मल महसूस करता है, पर ब्रूस ये नहीं जानता कि आर्मी ऑलरेडी लैब के बिल्कुल पास है और ब्लॉन्स्की अब सिर्फ सोल्जर नहीं रहा, वो एक्सपेरिमेंट का अगला स्टेप बनना चाहता है। एक तरफ ब्रूस अपने पावर से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ ब्लॉन्स्की उसी पावर को अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है। जैसे ही ब्रूस का गैमा एक्सट्रैक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, तब ब्रूस को पता चलता है डॉक्टर सैमुअल स्टर्न, जिसे ब्रूस मिस्टर ब्लू के नाम से जानता है, सिर्फ क्योर पे काम नहीं कर रहा होता, वो ब्रूस के गैमा इन्फ्यूज्ड ब्लड को रेप्लिकेट भी कर चुका होता है। इसका मतलब ये है कि अब हल्क की पावर सिर्फ ब्रूस तक लिमिटेड नहीं रही। मिस्टर ब्लू इस पावर को एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू मानता है। उसके लिए एक्सपेरिमेंट है, वार्निंग नहीं। आर्मी रेड करती है और ब्रूस बेटी और स्टर्न्स को पकड़ लेती है। तब पावर का भूखा ब्लॉन्स्की स्टर्न्स से बोलता है, मुझे वही चाहिए जो हल्क के पास है। मिस्टर ब्लू रेजिस्ट नहीं करता,
वो ब्लॉन्स्की को रेप्लिकेटेड गामा ब्लड इंजेक्ट कर देता है और यही सबसे बड़ी गलती होती है। ब्लॉन्स्की के बॉडी ने पहले से ही सुपर सोल्जर सीरम एक्सेप्ट कर रखा होता है। गामा ब्लड इंजेक्शन के बाद उसका शरीर अनकंट्रोलेबल तरीके से म्यूटेट होने लगता है। बोन्स बाहर निकल आते हैं, बॉडी स्ट्रेच होती है, ह्यूमन फॉर्म टूट जाता है और अबोमिनेशन बाहर आता है। और मिस्टर ब्लू वो इंसान है जिसने क्यूरियोसिटी के लिए सब कुछ क्रॉस कर दिया। एक एक्सीडेंट में स्टर्न्स के सिर पर भी ब्रूस का गामा इन्फ्यूज्ड ब्लड गिर जाता है और यहीं से मिस्टर ब्लू अब मिस्टर ग्रीन बनने लगता है। उसका दिमाग अननेचुरल तरीके से म्यूटेट करना शुरू कर देता है। इंटेलिजेंस बढ़ती है पर मोरालिटी कोलैप्स हो जाती है। अबोमिनेशन जो हल्के खून से ही बना है, ये हल्क जैसा नहीं दिखता, ये हल्क का करप्टेड वर्जन है। अबोमिनेशन सिर्फ फाइट नहीं चाहता, वो पब्लिक प्रूफ चाहता है। इसलिए वो सिटी में डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है। बिल्डिंग्स गिरती है, लोग भागते हैं और आर्मी हेल्पलेस हो जाती है। जनरल रॉस को समझ आता है कि ये अब उसके कंट्रोल के बाहर है और तब एक ही ऑप्शन बचता है, हल्क। ब्रूस जो अब टेम्परेरीली नॉर्मल हो चुका था, ये सब देख के डिसीजन लेता है कि वो क्यूर को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि अगर मॉन्स्टर को सिर्फ मॉन्स्टर ही रोक सकता है तो वो मॉन्स्टर बनने के लिए तैयार है। ब्रूस खुद को गिराता है, हार्ट रेट स्पाइक करता है और हल्क वापस आ जाता है। सिटी में हल्क और अबोमिनेशन की फाइट शुरू होती है। ये सिर्फ पावर का क्लैश नहीं है, ये इंटेंट का क्लैश है। अबोमिनेशन पावर चाहता है, हल्क सिर्फ डिस्ट्रैक्शन को रोकना चाहता है। फाइट ब्रूटल, रॉ और अनकंट्रोल्ड है। पहले तो अबोमिनेशन हल्क पे भारी पड़ता है, पर हल्क की ताकत उसके गुस्से के साथ बढ़ती जाती है और एंड में हल्क जीत जाता है। अबोमिनेशन हार जाता है और आर्मी उसे कस्टडी में ले लेती है। सिटी बच जाती है। फाइट के तुरंत बाद हल्क शहर छोड़ देता है, क्योंकि ब्रूस जानता है जितनी देर वो दिखाई देगा उतनी ही देर केओस बढ़ेगा। इसलिए वो दुनिया से दूर चला जाता है, एक कहीं दूर जंगल में, भीड़ से, शहरों से, शोर से दूर। यहाँ ब्रूस समझ जाता है हल्क को सप्रेस करना पॉसिबल नहीं, हल्क उसका हिस्सा है। इसीलिए ब्रूस गुस्सा दबाने की कोशिश नहीं करता, वो कंट्रोल सीखना चालू करता है। मेडिटेशन शुरू करता है, ब्रीदिंग कंट्रोल, हार्ट कंट्रोल। हर सांस के साथ ब्रूस और हल्क के बीच का गैप कम होने लगता है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जनरल रॉस बार में बैठा होता है, टूटा हुआ, और तब वहां आता है टोनी स्टार्क। टोनी कैजुअली बोलता है, वी आर पुटिंग अ टीम टुगेदर। यहीं से क्लियर हो जाता है हल्क की कहानी अकेली नहीं रहेगी, वो एवेंजर का हिस्सा बनने वाला है। तो ये थी एमसीयू की सेकंड मूवी, द इनक्रेडिबल हल्क। हाँ, इसका सीजे आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा ऑड लग सकता है, लेकिन स्टोरी में दम था। ट्रॉमा, रेज और पावर के मिसयूज का जो एंगल इस मूवी में दिखाया है वो आज भी रिलेवेंट है। अगली एमसीयू मूवी होगी आयरन मैन 2, प्रॉपर क्रोनोलॉजी के साथ। अगर आप एमसीयू को पूरी टाइमलाइन के फ्लो में समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर मूवी सिर्फ एक्सप्लेन नहीं होती, कनेक्ट होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रिवाइंड में। बाय।